नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बड़े खबरों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस वक्त की ये आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि भगोड़ों के पीछे है बीजेपी का हाथ। जितने भी कारोबारी जो भागे हैं देश छोड़ करके, उनको लेकर के ये मोदी सरकार पर निशाना साधा गया है रणदीप सुरजेवाला की तरफ से कि भगोड़ों का लोन माफ किया गया है। और बीजेपी का ये मूल मंत्र है कि भगोड़ों का लोन माफ किया जाए। और महंगाई भत्ता जो काटा गया है सरकारी कर्मचारियों का, जो केंद्रीय कर्मचारी सरकार जिनको वेतन देती है, उनका जो महंगाई भत्ता काटा गया है, उसको लेकर के भी आरोप लगाया है मोदी सरकार पर कि उनका जो महंगाई भत्ता काटा गया वो गलत है। षड्यंत्र बैंक लुटेरों द्वारा पैसा लूटो, विदेश जाओ, लोन माफ करवाओ, ट्रेवल एजेंसी का पर्दाफाश हो गया है। भगोड़ों का साथ और भगोड़ों का लोन माफ अब भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र बन गया है। याद करें 16 मार्च 2020 को श्री राहुल गांधी जी ने संसद के पटल पर देश के सबसे बड़े 50 बैंक घोटालेबाजों के नाम मोदी सरकार से पूछे। वित्त मंत्री और सरकार ने षड्यंत्रकारी चुप्पी साधकर ये नाम जाहिर करने से इनकार कर दिया। अब 24 अप्रैल 2020 को, जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको भेज रहा हूं, एक आरटीआई के जवाब में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए 50 सबसे बड़े बैंक घोटालेबाजों का 68,607 करोड़ रुपया राइट ऑफ करने की पुष्टि कर दी है। इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ आनंद बयानी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, वो जुड़ गए हैं। आनंद जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जी आनंद जी, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के, जिस तरीके से कांग्रेस ने मोदी सरकार पर यह हमला बोला है कि जो भगोड़े हैं उनके साथ है बीजेपी सरकार? आप मतलब ये आरोप वाली बात नहीं है, स्पष्ट है कि जितने भगोड़े हैं, एक भगोड़ा तो संसद में इनको बता के गया भी इनके नेता से कि भी मैं देश छोड़ के जा रहा हूं। तो आज की जो स्थिति है, उन भगोड़ों को पकड़े, उनको रिकवरी करे, ना कि आम जनता को, क्या जो व्यापारी है या कर्मचारी है, उनके वेतन में से। तो अब तक के हालात आप देख लें, 1968 लाख रुपए इस एक महीने में है, और कम से कम 10,000 से ऊपर बाइक जो है इंपाउंड किए इन लोगों ने। अरे जो है पूरे पूरी बिगड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में क्या जो लगता है, आपने उनके बाइक इंपाउंड कर रखे, किसी ने गलती बाइक लिए मान के चला, उसमें से 20% गलती, 80% टारगेट टारगेट पूरा जनता को राहत देने, कर्मचारियों को राहत देने। आनंद जी, आपके तमाम आरोपों का जवाब देने के लिए खेमचंद जी जुड़ गए हैं बीजेपी से। खेमचंद जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जी नमस्कार जी खेमचंद जी, जिस तरीके से आरबीआई की रिपोर्ट जारी की गई है, उसके आधार पर कांग्रेस ने साफ तौर पर आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी उन भगोड़े कारोबारियों के साथ है, उन लोगों का लोन माफ किया जा रहा है, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका महंगाई भत्ता तक काट लिया गया। देखिए, कांग्रेस के पास करने के लिए कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव राजनीति कर रहे हैं जी। और जहाँ पे देश का साथ देना चाहिए, लोगों का साथ देना चाहिए, वहाँ पे ये कुछ लोग कर नहीं रहे। कंस्ट्रक्टिव राजनीति ये कर नहीं सकते, कंस्ट्रक्टिव सुझाव ये ला नहीं सकते। सभी जानते हैं बैंकों को किसने लूटा, सभी जानते हैं बैंकों में से अनर्गल लोन किसने दिलवाए, इसकी रिकमेंडेशन पे हुआ। कोई प्रोसीजर नहीं फॉलो होता था, इनके यहाँ से मिनिस्ट्री से फोन जाता था और इनके चेतों को लोन मिल जाता था। लेकिन लोन को माफ कौन कर रहा है खेमचंद जी? सर, कोई माफ नहीं कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ, दो चीजें होती हैं। इसे झूठ बोल रहे हैं, इस चीज को ट्विस्ट करके बेचते हैं। जी। हम
हम इंडस्ट्री को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस क्राइसिस में सपोर्ट करने की कोशिश कर लेकिन रहे हैं। उसमें किसी नाम का भी उसमें loan नाम on the जिस record रिपोर्ट में माफ नहीं जिनके हो रहा नाम है सर, वो नाम तो देख लीजिए, आप किसके नाम ले रही है कांग्रेस? जो रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने नाम बताया है, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, ऐसे लोगों के नाम जो देश छोड़कर भाग गए। ये फिर सफेद झूठ बोल रहे हैं। एक होता है लोन माफ करना, एक होता है अगर बैंक एज अ बिजनेस, बिकॉज बिजनेसमैन को बुलाती है, अगर कोई बिजनेस फेल हो रहा है तो उसको सपोर्ट भी करते हैं। सपोर्ट करने के बाद अगर उसे रिकवरी कर सकती है, वो यदि कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन हो रही है और उसको ये बोल कि गवर्नमेंट माफ कर रही है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और ये लोग, मैं अनुरोध करना चाहूंगा, नेगेटिव राजनीति छोड़ के इस समय देश क्राइसिस में, कोविड की वजह से पूरे देश में एक महामारी फैली हुई है, उस महामारी को कंट्रोल करने में सरकार पूरी तरीके से लगी हुई है जी और देश में पॉजिटिव माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। झूठ ना फैलाएं। खेमचंद जी, खेमचंद जी, कांग्रेस जिससे भी शायद यही कह रही है कि 68,000 करोड़ रुपए अगर आप लोन माफ कर सकते हैं ऐसे कारोबारियों का जो कि बड़े हैं और भगोड़े हैं, तो क्यों केंद्रीय जो कर्मचारी हैं उनका जो महंगाई भत्ता है वो क्यों काटा गया ऐसे समय में, ऐसे गंभीर समय में जब पूरा देश एक साथ खड़ा होकर के कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है? सर आपको बताऊं, ये फिर से राजनीति कर रहे हैं। किसी का काटा नहीं गया, रोका गया। मैं आपको बता दूं, इस समय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे छोटे बड़े जो हमारे उद्योग धंधे, उन पे भी प्रेशर है क्योंकि उनके काम चल नहीं रहे हैं। जी और सरकार को इस समय बहुत बड़ा फंड जो हमारी जन कल्याण योजनाओं के लिए, जी जी लिक्विडिटी के लिए चाहिए। और आप देखेंगे उन कर्मचारियों में भी रोष नहीं है, लेकिन इसे राजनीति चमकाने के लिए राजनीति ऐसा कर रहे हैं। तो वो भी चाहते हैं सरकार उनके भत्ते जरूर देगी, उनका जो ड्यू है वो जरूर देगी, लेकिन आज देश का साथ देने की जरूरत है। और आप देखेंगे कर्मचारी नहीं, लाखों करोड़ों भारतीय पीएम केयर फंड में डोनेट कर रहे हैं, पूरे महीने की सैलरी डोनेट जी जरूरत नहीं कर रहा। सब जानते हैं कि ये देश को जी खेमचंद जी, आनंद व्यानी जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और दोनों ही दलों ने अपना अपना पक्ष रखा है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से जो कहा गया है वो भी कहीं ना कहीं उचित है इस समय में। जिस तरीके से केंद्रीय कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता काटा गया है वो भी गलत बताया जा रहा है, और जिस तरीके से रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस ने गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं कि बीजेपी भगोड़ों का लोन माफ कर रही है, लेकिन बीजेपी इस बात को सिरे से नकार रही है और बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि नेगेटिव राजनीति कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और होम आइसोलेशन को लेकर के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर है जहां पर होम आइसोलेशन को लेकर के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। प्री सिम्टोमेटिक मरीज के पास होम आइसोलेशन का विकल्प होगा, लेकिन शर्तों पर ही होम आइसोलेशन के लिए उनको अनुमति दी जाएगी। ये बड़ी खबर, जिस तरीके से होम आइसोलेशन की बात चल रही थी, अब उसको अनुमति दे दी जाएगी, लेकिन कुछ शर्तें होगी, उनके आधार पर ही होम आइसोलेशन में जो प्री सिम्टोमेटिक मरीज होंगे उनके पास ये विकल्प होगा। कंडीशंस हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वेरी माइल्ड या प्री सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए होम आइसोलेशन पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिन पेशेंट्स के पास सेल्फ आइसोलेशन के लिए उनके रेजिडेंस पर रेगुलेट फैसिलिटी है, उनके पास इस होम आइसोलेशन के लिए ऑप्शन होगा। ये प्रेजेंट गाइडलाइंस जो हमने इशू की हैं, ये गाइडलाइंस 7 अप्रैल को जो हमने इससे पहले सस्पेक्टेड और कंफर्म केसेस को मैनेज करने से संबंधित गाइडलाइंस थी, उनके एडिशन में है। होम आइसोलेशन की जो गाइडलाइंस हैं, इसमें कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, जैसे कि पेशेंट को सेल्फ आइसोलेशन पर एक अंडरटेकिंग को भरना होगा। मेडिकल ऑफिसर द्वारा व्यक्ति को क्लिनिकली या तो वेरी माइल्ड केस या प्री सिम्टोमेटिक केस डायग्नोस करना होगा। उन्हें मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हुए उसको निरंतर उपयोग करना होगा। उनके पास सेल्फ आइसोलेशन के लिए और उनके फैमिली कॉन्टैक्ट्स को प्रॉपर क्वारंटाइन करने के लिए रिक्वायर्ड फैसिलिटी होनी चाहिए। 24/7 बेसिस पर देखभाल करने के लिए उनके पास एक केयर गिवर अवेलेबल होना चाहिए और केयर गिवर और हॉस्पिटल के बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन लिंक स्टैब्लिश होना चाहिए। केयर गिवर और उनके जितने भी क्लोज कॉन्टैक्ट हैं उनको हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन प्रोफाइलैक्सिस के रूप में लेना होगा। पेशेंट अपनी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए एग्री करें और डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर को अपने हेल्थ स्टेटस के बारे में रेगुलरली इन्फॉर्म करते रहें। उनको तुरंत मेडिकल अटेंशन लेनी चाहिए इन केस कि अगर उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी
या चेस्ट में कोई पेन या प्रेशर हो, या लिप या फेस पर कोई ब्लूइश डिस्कलरेशन डेवलप हो, या कोई ट्रीटिंग मेडिकल ऑफिसर की एडवाइस हो, तो वो अपने होम आइसोलेशन से निकलकर रिक्वायर्ड हेल्थ फैसिलिटी में जाएं। होम आइसोलेशन जब तक कि क्लिनिकल सिम्टम रिजॉल्व ना हो जाए या साथ में टेस्टिंग के द्वारा वह पेशेंट नेगेटिव ना पाया जाए तब तक कंटिन्यू करना होगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि पेशेंट जब अपने घर पर रहें तो पेशेंट हर समय ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क का उपयोग करे, एक आइडेंटिफाइड रूम में ही रहें और घर के अन्य लोगों से दूर रहें, विशेषकर बुजुर्गों से या उन लोगों से जिनको कोई मॉर्बिड कंडीशन है जैसे हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज या रीनल डिजीज एक्सेट्रा। वह घर के अन्य लोगों से कोई अपना पर्सनल आइटम शेयर न करें और जिन सरफेसेस पर हम ज्यादातर टच करते रहते हैं उनको रेगुलरली क्लीन करते रहें। जिस तरीके से लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं पूरे विश्व में और भारत में भी लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। होम आइसोलेशन की बात भी सामने आ रही थी, अब उसको अनुमति दे दी गई है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, लेकिन होम आइसोलेशन में रहने के लिए कुछ दिशा निर्देश जिनका पालन करना होगा। जो भी मरीज होगा जिसमें कम लक्षण दिखाई देंगे ऐसे मरीजों को ही होम आइसोलेशन के लिए रखा जाएगा और कुछ विशेष शर्तों पर ही होम आइसोलेशन में मरीज को रखा जाएगा। ये बड़ी खबर है होम आइसोलेशन के लिए जिन लोगों को जो लोग अपने घरों में रह सकते हैं, जिनके घर में 3 से 4 कमरे हैं और एक कमरे में एक मरीज अलग से रह सकता है, उस कमरे में कोई भी ना जाए और मरीज उस पर्टिकुलर कमरे में ही रहे जो भी कमरा उसके लिए चुना गया है। डॉक्टर आशुतोष दुबे चिकित्सक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और आशुतोष जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। थैंक यू। आशुतोष जी, जिस तरीके से होम आइसोलेशन के लिए आज गाइडलाइन जारी की गई है, इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से होम आइसोलेशन में मरीजों को रखा जाएगा, जो प्री सिम्टोमेटिक मरीज होंगे उनके लिए ये विकल्प खोला गया है। देखिए, अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक है, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है जी, तो होम आइसोलेशन इज बेटर ऑप्शन, क्योंकि वो अपने घर के अंदर रहेगा, अपने घर की आत्मा। लेकिन बस ये है कि शर्त ये है कि घर के अन्य सदस्यों के साथ ना मिले जी, और वो प्रॉपर जो सुरक्षात्मक किट्स है उसका इस्तेमाल करे, जैसे मास्क का प्रयोग हमेशा करे, जी, घर के लोगों से मिलने ना जाए, मरीज का बर्तन, बिस्तर और वस्त्र कोई शेयर ना करे। जी, तो इससे एक मरीज पर साइकोलॉजिकल प्रेशर जो हॉस्पिटल में रहने का होता है वो भी नहीं होगा और एक सकारात्मक चीजें हैं, ये ठीक चीजें हैं। जी जी, धन्यवाद आपका आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। होम आइसोलेशन के लिए गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय की जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से होम आइसोलेशन के लिए जो शर्तें, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके आधार पर अब होम आइसोलेशन का विकल्प भी मरीजों के सामने होगा जिनमें लक्षण कोरोना के कम होंगे उनके लिए। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं बिहार से। अगली बड़ी खबर है, एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है तो वहीं मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर सामने आई है जहां पर कोरोना संकट के बीच शहर में दिमागी बुखार का कहर भी अब देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में, महज 24 घंटे में 3 बच्चों की मौत अब तक हो चुकी है। कोरोना संकट के बीच शहर में दिमागी बुखार का कहर भी अब देखने को मिल रहा है। ये भी बड़ी खबर बिहार से सामने आई है, मुजफ्फरपुर से, जहां पर दिमागी बुखार जो है वो भी अपना कहर अब बरपा रहा है। 24 घंटे में 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, कोरोना एक नई मुसीबत सामने है, लेकिन इसी बीच बिहार में अब एक और मुसीबत का सामना बिहार के लोगों को करना पड़ेगा। दिमागी बुखार वहां के बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है और महज 24 घंटे में 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। ये बड़ी खबर और चिंता बढ़ा देने वाली खबर है बिहार सरकार के लिए। मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिलेश झा हमारे संवाददाता बिहार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है, कितने मरीज अभी तक वहां पर सामने आ चुके हैं? अब तक 10 मरीजों की बात सामने आ रही है। आधिकारिक पुष्टि हुई है कि 10 बच्चों में एईएस के लक्षण पाए गए हैं, चमकी बुखार के, जिसमें 6 लोग एडमिट हैं। 2 जुड़वा बच्चे हैं मुसहरी ब्लॉक मुजफ्फरपुर के, जिनकी मौत हो की पुष्टि प्रशासन कर रही है।
जी अखिलेश जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो बिहार के मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर चमकी बुखार एक बार फिर से अपना कहर बरपा रहा है। इस दिमागी बुखार की वजह से 24 घंटे में 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। चलिए फिलहाल बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।